नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब ससुराल वालों को पता चला नई बहू का सच। शर्मा जी बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। उनके दूर दूर तक चर्चे थे। शर्मा जी काशीपुरी के काशी नगर में रहते थे। शर्मा जी के पास अधिक खेती होने के कारण वह अपनी सारी खेती अपने बड़े भाई को सौंप रखी थी और खुद शहर में रहता था। उनके दो बेटे थे, राहुल और पार्स। राहुल बड़ा बेटा जो कि गाजियाबाद में रहता था। राहुल ने गाजियाबाद में रहकर खुद ही शादी कर ली, जिसके कारण राहुल के पिता क्रोध में थे। क्रोध में होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि शर्मा ने अपने बेटे की शादी के लिए कितने सपने संजोए थे। राहुल 2 साल से गाजियाबाद में रह रहा था। शर्मा जी ने गुस्से में आकर राहुल को घर न आने के लिए मना कर दिया। आशा, जो कि शर्मा जी की पत्नी है, वह शर्मा जी से कहने लगी, मुझसे घर का काम अब नहीं होता। तो शर्मा जी ने कहा, नौकरानी लगा लो। तो आशा जी ने कहा, नहीं जी, कुछ दिन पहले पड़ोस में नौकरानी ने घर की सफाई करते करते मिसेस गुप्ता का ही घर साफ कर गई। कहने का मतलब है कि उस नौकरानी ने मिसेस गुप्ता के यहाँ चोरी करवा दी। तो शर्मा जी ने कहा, घर का काम मैं करूँ क्या? आशा ने कहा, नहीं जी, अपने बहू बेटा को यहाँ बुला लीजिएगा। अब बहू आ गई है तो घर का सारा काम संभाल लेगी। अब आप राहुल के पास फ़ोन कीजिएगा। शर्मा जी ने कहा, मैंने राहुल को थोड़ा डांटा ही तो था, उसने तो मुझसे बात ही करनी छोड़ दी। एक बार भी मुझसे फ़ोन करके यह नहीं पूछा, पापा तुम कैसे हो। और राहुल ने खुद से ही अपनी पसंद से शादी कर ली और फ़ोन करके बताया भी नहीं। यह तो यही बात हुई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं, मैं नहीं करूँगा। आशा जी जिद करके अपने पति को राहुल के पास फ़ोन करने के लिए मना लिया कि वह घर आ जाए। तो शर्मा जी ने कहा, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं राहुल से बात करूंगा। आशा जी घर में नई बहू आने के स्वागत में तैयारियां करने लग गई। शर्मा जी के कहने पर राहुल और उसकी पत्नी रीमा घर पर आ गए। आशा ने कहा, कितनी सुंदर बहू है, और उनको आशीर्वाद दिया। जब शर्मा जी ने चाय लाने के लिए बोला तो आशा जी चाय लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने कहा, मम्मी जी आप रहने दो, चाय बना लेगी रीमा। अब आपकी बहू आ गई तो बस आप आराम करो। रीमा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। राहुल ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा, मम्मी पास कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा। आशा ने कहा, बेटा वो कोचिंग के लिए गया है, अब बस आता ही होगा। कुछ ही देर बाद घर पारस आ गया और राहुल के गले लग गया। राहुल ने पारस से पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पारस ने कहा, मस्त भैया। पारस ने पूछा, भैया भाभी कहाँ पर है? तो आशा ने कहा, किचन में चाय बना रही है, तुम जाकर मिल लो। आशा जी की यह कहने पर राहुल के चेहरे के होश उड़ गए। जब पारस किचन में गया तो उसने अपने भाभी की तरफ बुरी नज़रों से देखना शुरू किया और रीमा से कहा, भाभी मैं आपका इकलौता देवर। रीमा ने अपने सर पर घूंघट रखा था। पारस ने कहा, भाभी घूंघट हटाओ, अपनों से कैसा घूंघट। जब भाभी ने घूंघट हटाया तो पारस ने कहा, वाह कितनी सुंदर भाभी है। पारस ने भाभी से कहा, एक फ़ोटो हो जाए।
पारस जब रीमा के साथ फोटो ले रहा तो उसे गलत ढंग से छू रहा था। उसी समय राहुल आ जाता है और कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, एक फ़ोटो ले रहा था भाभी के साथ। आप भी आ जाओ, आपके साथ भी हो जाए एक फ़ोटो। नहीं, अभी नहीं। रीमा ने सबको चाय देकर और अपने कमरे में चली गई आराम करने के लिए, और सब आपस में बातें करने लग गए। आशा जी शर्मा जी से कहने लगी, आते ही बहू ने अपने घर का सारा काम संभाल लिया। हमारी बहू कितनी संस्कारी है। शर्मा जी ने कहा, हाँ वो तो है। शर्मा जी ने कहा, मैंने बहू की आवाज़ नहीं सुनी है। तो आशा कहती है, नई जगह नया माहौल है इसलिए बोलती कम है। रीमा जब कमरे में दूध लेकर आई तो आशा जी ने कहा, यह लो बेटा, यह तुम्हारे लिए सोने का हार। रीमा ने कहा, माँ जी इसकी क्या ज़रूरत है? तो आशा ने कहा, सोचा था कि राहुल की शादी होगी तो बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। तुम दोनों ने तो मौका नहीं दिया। आशा जी बोली, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और यह लो घर की चाबियाँ। अब तुम्हें ही घर को संभालना है। जब रीमा पारस के कमरे में दूध देने के लिए गई तो पारस ने कहा, भाभी जी दूध में शक्कर कम है। पारस ने भाभी के साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया। रीमा जल्दी से अपने कमरे में आ गई और राहुल से कहने लगी, पारस ने तो हद कर दी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो यहाँ से वापस चलते हैं गाजियाबाद। राहुल ने कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना हम वहाँ से क्यों भागे हैं? खन्ना जी से पीछा छुड़वाने के लिए। अगर हम उसके पैसे टाइम से नहीं दिए तो वह मेरी किडनी बेच देगा। नहीं तो मुझे भी यहाँ शौक नहीं है आने का। रीमा ने कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। अगर घर वालों को सच्चाई पता चल गई तो वह हमेशा के लिए मुझे अपनी नज़रों से गिरा देंगे। फिर पता नहीं क्या होगा। देखो, कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे तुमसे बोला है बस तुम वही करो। तुम इन लोगों से जितना दूर हो सको रहो, कम से कम बातें करो। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूँगी। हमें यही रहना होगा। हमारे लिए यह जगह बहुत सुरक्षित है। यह सब बात पारस खिड़की के पास खड़े होकर सुन रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सब खाना खा रहे थे तो आशा ने कहा, बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। पारस भी रीमा से कहता है, हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाती हो। एक रोटी मुझे भी दो ना। तुम आओ ना बहू, हमारे साथ खाना खा लो। राहुल ने कहा, नहीं मम्मी, यह बाद में खा लेगी, तुम जाओ यहाँ से। जी। और रीमा किचन की तरफ चली जाती है। शर्मा जी राहुल से कहा, तुमने मेरे साथ हिसाब किताब करने के लिए गांव में जाना है। तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें बुला रहे हैं कि राहुल को साथ लेकर आना। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। पर पापा, परवर क्या, तुम्हें साथ चलना है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ठीक है पापा जी। रीमा ने पैकिंग करते समय कहा, राहुल तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तुम अपना फ़ोन को ऑन रखना। और राहुल अपने पिता के साथ गांव चला जाता है। आशा ने कहा, बहू तुम्हारा काम हो गया हो तो आओ मेरे पास बैठो, बातें करते हैं।
तुम्हें इतने दिन हो गए आए हुए, एक दिन भी बात नहीं की। कुछ तुम अपने बारे में बताओ और मुझसे पूछो मेरे बारे में। नहीं माँ जी, वो काम करने के बाद थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को बात करेंगे। माँ तो ठीक है बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करने के लिए। रीमा अपने कमरे में चली जाती है और राहुल को फ़ोन करने लगती है, लेकिन गांव में नेटवर्क न होने के कारण फ़ोन बंद हो जाता है। पारस उसी समय अपनी भाभी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ। यह मैसेज पढ़ते ही रीमा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। जब दूसरे दिन रीमा किचन में काम कर रही होती है तो पारस किचन में जाता है और फिर से भाभी को बुरी नज़र से देखने लगता है। भाभी से कहता है कि भाभी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाने को दो। रीमा ने कहा, तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। रात होने पर अपने भाभी से फिर से मैसेज करता है, कैसे हो? तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी जिंदगी मज़े से कट रही है। जब तुम्हारे ससुराल वालों को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या करोगी? रीमा फिर से डर जाती है। अगली सुबह आशा जी मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। इतने में ही दरवाजे पर घंटी बजी तो रीमा देखकर हैरान रह जाती है। खन्ना जी यहाँ क्या कर रहा है? खन्ना जी यहाँ क्या कर रहा है और इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? तो आशा ने पूछा, जी आप कौन? इतने में ही रीमा बोल गई, मम्मी जी यह मेरे ताऊ जी का लड़का है। आशा ने कहा, ठीक है तुम बैठो, इतने में मंदिर जाके आती हूँ। आशा मंदिर के लिए चली जाती है और खन्ना जी रीमा से कहता है, राहुल कहाँ पर है? रीमा कहती है, वो काम से बाहर गए हुए हैं। खन्ना जी के कहने लगे कि तुम सोचते हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? लाओ मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। रीमा ने कहा, अभी पैसे नहीं हैं हमारे पास। खन्ना जी ने कहा, तुम्हारे घर वालों को पता है क्या तुम्हारी सच्चाई, या फिर मैं बताऊं? रीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ मत बताना। ठीक है, मुझे तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। रीमा ने कहा, अभी पैसे नहीं हैं तो ठीक है, यह गले का हार उतारो और मुझे दे दो, इस महीने का बैच इसी से पूरा कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं यह हार नहीं दे सकती। तो ठीक है, आने दो माँ जी को, उनको तुम्हारी हकीकत बताता हूँ कि तुम और राहुल कैसे धोखा दे रहे हो, और यह भी बताऊँगा कि तेरा नाम रीमा नहीं कि तेरा नाम रिंकू है, और यह भी बताऊंगा तू लड़की नहीं लड़का है, और यह भी बताऊंगा राहुल ने लड़की से नहीं लड़के से शादी की है। एक ऐसा लड़का जो ऑपरेशन करने के बाद लड़की बन गया। बोल बताऊं सच्चाई घर वालों को, तेरे साथ साथ राहुल को भी इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। रीमा ने कहा, रहने दो, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी को कुछ मत कहना, ठीक है? लाओ यह हार मुझे दो। रीमा कहती है कि तुम मेरे पास अब मैसेज मत करना, ना ही फ़ोन। खन्ना जी कहने लगे, कौन से मैसेज? मैसेज? मैं कोई मैसेज नहीं करता, और आगे से अब ना फ़ोन करूँगा ना मैसेज, सीधे तेरे घर आऊँगा। जब पारस को यह पता चला, वह भाभी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके साथ
मनचाहा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रीमा ने कहा, यह तुम गलत कर रहे हो। तो पारस ने कहा, तो घर वालों को सच्चाई बता दूं। ऐसे कहकर उसे मजबूरन होकर पारस की हर बात माननी पड़ती थी। जब दूसरे दिन राहुल घर पर आया तो रीमा ने सारी सच्चाई राहुल को बताई। तो राहुल जोर से चिल्लाते हुए पारस के कमरे में गया और पारस की खूब पिटाई की और पारस से कहता है कि तुमने अपने भाभी के साथ बदतमीजी की पीछे से, और उसे मारने लगा। इतने में शर्मा जी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहता है कि क्या हुआ। तो शर्मा जी से राहुल कहता है कि पीछे से रीमा के साथ मनचाहा व्यवहार किया। राहुल यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। शर्मा जी ने पारस से कहा, अरे मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना बुरा निकलेगा। पापा, बुरा मैं नहीं, यह दोनों हैं। पापा जी, भाभी औरत नहीं लड़का है। यह क्या बकवास कर रहा है तू। भाभी पैदा ही लड़का हुई थी, लड़की नहीं। मेरा मतलब है वह ऑपरेशन करवा के लड़की बनी है और भैया भी यह बात पहले से जानते हैं। शर्मा जी, यह कैसे मुमकिन है। उसको राहुल की जिंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। पारस, आज की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। पारस भैया उसको बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे उसे। शर्मा जी, कुछ भी हो जाए, मैं राहुल की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हमें उसे राहुल की जिंदगी से निकालना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें इसका खून भी क्यों न करना पड़े। पारस, पापा जी, आप यह क्या बोल रहे हो। शर्मा जी, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। राहुल की जिंदगी से बाहर निकालना होगा। शर्मा जी, कैसे भी करके राहुल को 2-3 दिन के लिए गांव भेज देता हूँ। इस बीच उसे मार देंगे और फिर राहुल की दूसरी शादी करवा देंगे और मैं सबसे बोल दूंगा कि वह चोरी करके भाग गई। शर्मा जी, पारस, तुम यह काम करोगे ना। पारस, जी पापा जी। शर्मा जी ने कुछ दिन बीत जाने के बाद राहुल से कहा, बेटा तुम्हें 1-2 दिन के लिए गांव में जाना पड़ेगा। हिसाब कुछ बाकी है, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें बुला रहे थे। मैं तो पारस की फीस की भरने के लिए हॉस्टल जा रहा हूँ। अब पारस को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज देंगे, वरना मैं चला जाता, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है फीस भरने के लिए। पर पापा, नहीं, मैं तुझे एक काम करने के लिए देता हूँ, वह भी तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है तो पापा। राहुल फिर से गांव जाने के लिए तैयार हो गया। रीमा कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राहुल कहने लगा, पापा इधर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हो सके तो मैं जल्द काम खत्म करके आऊँगा। यह कहकर राहुल गांव के लिए रवाना हो गया। रात होने को आई। पारस रीमा के कमरे में चुपचाप अंदर घुस गया। रीमा सोई हुई थी, पता नहीं चला, और पारस ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी सांस रोक दी। शर्मा जी गेट के पास खड़े हुए थे, यह देख रहे थे कि कोई बाहर से आ ना जाए। इतने में राहुल आ गया। यह लो पापा हिसाब, इसमें रुपए भी हैं, और दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा, क्योंकि उसके कमरे में गिलास की पड़ने की आवाज़ आई। कमरे में जाकर देखा तो पारस ने रीमा की सांस रोक दी। राहुल को गुस्सा आया और पारस को मारना शुरू कर दिया। फिर पुलिस को बुला लिया। राहुल पुलिस को बताने लगा कि पारस की रीमा पर बुरी नज़र थी और उसे ब्लैकमेल करता था, और रीमा ने इसकी सारी हरकत मुझे बता दी, जिसके कारण मैंने इसे बहुत मारा। बस उसी का बदला ले लिया।
पुलिस ने कहा ब्लैकमेल करता था, पर क्यों? राहुल, रीमा पैदा लड़का ही हुआ था, लेकिन बाद में ऑपरेशन से लड़की बन गई थी। यह सच्चाई मुझे पहले से ही पता था। यह ऑपरेशन भी मैंने ही करवाया था। वह खन्ना से पैसे उधार लेकर, इसलिए मैंने रीमा के साथ घर से भागकर शादी की थी और उसके साथ गाजियाबाद में रह रहा था। और एक दिन पापा का फ़ोन आया घर से और मेरा काम धंधा भी नहीं चल रहा था। ऊपर से वह खन्ना पैसों के लिए परेशान कर रहा था, तो मैं घर आ गया। पुलिस ने कहा पारस से इतनी गंदी हवस हो गई तुम्हारी। तो पारस ने कहा मैंने उसे हवस में नहीं मारा, वह पापा के कहने पर। पुलिस ने कहा तुम्हारी घटिया सोच के कारण एक मासूम की जान चली गई और तुम्हारे कारण तुमने अपने दोनों बेटों की जिंदगी खराब कर दी। अब जेल में बैठ के सोचना क्या गलत किया और क्या सही। पारस और उसके पिता को पुलिस पकड़कर ले गई और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है। धन्यवाद।